हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या फिर बीईयू की, आरओ की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं अपनी तैयारी के संदर्भ में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो डिस्क्लेमर है। पहली बात तो ये है कि जो लोग 2025 का मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ना देखें। आज शाम तक हो सके तो आपका एडमिट कार्ड आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ये वीडियो मुख्य रूप से उनके लिए है जो लोग वर्ष 2026 में यूपी पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं और अभी एक लंबा समय है। उनको लगता है कि समय बहुत लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि समय लंबा नहीं, समय कम है, क्योंकि आपके पास इस समय लगभग लगभग 8 महीने का समय है और आपके पास जान लीजिएगा ऊँट के जैसा बड़ा सिलेबस है। बड़ा सिलेबस है और ये सिलेबस जो है पूरा करते करते आपको दम निकल जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या यह समय पर्याप्त था कि अपर्याप्त था। तो फिलहाल जो आयोग ने समय दिया है उस समय को मानकर ही कुछ बातें आपसे मैं करने जा रहा हूँ मुख्य परीक्षा 2026 के बारे में। मुझे जानता हूँ इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी जिन लोगों को यूपी पीछे 2026 में सिलेक्शन लेना है तो इस बात को समझ लीजिए कि आप किन कारणों से आप प्री में या मेंस में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर असफल हो जाते हैं। स्पेशली ये वीडियो मेंस एग्जाम के को लेकर है। अगर कोई मुझसे पूछे कि यूपी पीसीएस को निकालने का सबसे बेटर तरीका क्या है, तो मैं बोलता हूं कि आपको मेंस के आंसर लिखने पड़ेंगे। मेंस का आंसर लिखने के लिए लोगों के मन में भ्रम क्या होता है कि यार पहले हम एक काम करते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, तो फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए, आंसर राइटिंग शुरू करने का कोई उचित समय नहीं होता, कोई सही समय नहीं होता। लेकिन मार्केट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, है क्या कि मार्केट में बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इस समय प्रतियोगिता का दौर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ या ऐसे करता हूँ। मैं भी उसी मार्केट का ही पार्ट हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि उसी मार्केट में जितनी सही चीज़ें हो सके मैं उतनी आपको समझा सकूँ, बता सकूँ या आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। मार्केट में दो तीन चीज़ें हैं यार। आंसर राइटिंग का मतलब क्या है कि आप इंट्रो लिख लो, आप मेन बॉडी लिख लो, आप मेन बॉडी लिख लो और आप कंक्लूजन लिख लो, आपको नंबर मिल जाएगा मेंस में। अगर आप इस धारणा के हिसाब से चल रहे हैं तो 2024 का रिजल्ट आया है, 2025 का भी देखिए रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आपको लगता था कि कितना बढ़िया आंसर लिखते हैं, तो इनका कम से कम इंटरव्यू कॉल तो होना ही चाहिए। 2024 में मैं कई ऐसे लोग को जानता हूं कि जिनके बारे में लोगों की धारणा थी कि इनको चाहे जो सेलेक्शन मिले चाहे ना मिले, लेकिन इनको इंटरव्यू कॉल जरूर होगा। देखिए, समस्या क्या है कि मेंस आंसर राइटिंग में आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपने क्या किया, आपके दिमाग में अभी भी है क्या, एक बढ़िया इंट्रो लिख दो, मेन बॉडी लिख दो और कंक्लूजन लिख दो और आपको परीक्षक नंबर दे देगा। नंबर इस फॉर्मेट में नहीं मिलता है, एक बात तो आप समझ लीजिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने या फिर संघ लोक सेवा आयोग ने कहीं नहीं बोला है कि हमको आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और आप क्वेश्चन को वो समझ ना करके आप कुछ और लिख रहे हैं। आपको आंसर मिलता है कंटेंट पे। आपको आंसर किसे मिलता है, कंटेंट में, यानी सबसे ज्यादा आपको जो नंबर मिलेगा वो आपके कंटेंट पे। कंटेंट बोले तो क्वेश्चन के डिमांड पे। दूसरा पॉइंट क्या है आपको नंबर मिलने का, तो आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे प्रेजेंट किया है। लेकिन लोग काम किस पे करते हैं, तो लोग सारा का सारा काम करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर कि आप आंसर को कितना बढ़िया दिखा सकें। आंसर को बढ़िया दिखाने से अगर नंबर मिल रहा होता तो आयोग कहता है कि आप एक काम करिए, आप कैलीग्राफी सीख कर आइए और डिजाइनिंग सीख कर आइए और आप मुझे वैसे आंसर लिख के दिखा दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेंस क्यों आप नंबर तब मिलेंगे कि जब आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे और उस कंटेंट को आपको 8 से 8.25 मिनट के अंदर लिखने की आपने प्रैक्टिस कर ली। आपने प्रैक्टिस कर ली और आप लिख के चले आए मेन कंटेंट को, तब तो आपको नंबर मिलने वाले हैं, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपके सामने दो तीन एग्जाम्पल भी रख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको चीज़ें शायद समझ में आ जाएं। तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं क्या है। जैसे ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था कि भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों, निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों तत्वों पर प्रकाश डालिए, पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए, समस्या क्या है कि पहले तो आपको ये समझना है कि प्रश्न क्या है और प्रश्न की डिमांड क्या है और प्रश्न में आपको क्या कंटेंट लिखना है। आपसे क्या क्या आपसे तीन चीजें इस प्रश्न में पूछी जा रही है। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप पहले इसको समझ लीजिए
कि आपसे आयोग क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी में निरंतरता यानी निरंतरता, ठीक, एवं परिवर्तन के जो तत्व हैं उस पर प्रकाश आपको डालना है। यानी आपका आंसर जो है वो इन 3 पॉइंट के आधार पर लिखा जाना चाहिए। यदि आप अपना आंसर इन 3 पॉइंट के आधार पर नहीं लिखेंगे और आपने क्या किया, आपने भारतीय समाज के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया और जो जो हो रहा था वो लिख रहे थे, आपको नंबर उस पर नहीं मिलना, इस बात को समझ लीजिए। अब होगा क्या कि जब इस प्रश्न को बहुत लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो लोग क्या करेंगे, पहले इंट्रो में भारतीय समाज की ठीक ठाक कम से कम 7-8 लाइन लोग लिखेंगे भारतीय समाज के बारे में, जबकि आपको लिखना कितना वर्ड है, आपको लिखना है 200 वर्ड्स। वर्ड्स की लिमिट आयोग क्यों लगाता है, तो वर्ड्स की लिमिट आयोग इसलिए लगाता है, आयोग ये देखना चाहता है कि 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, तो यानी आयोग कहता है कि आप 125 वर्ड के क्वेश्चन लिखिए और आप 200 वर्ड के क्वेश्चन लिखिए। 125 वर्ड के 10 क्वेश्चन है यानी आपको 1250 वर्ड लिखने को बोलता है, और 200 वर्ड के 10 क्वेश्चन है तो आपको क्या बोलता है कि आयोग आपसे बोलता है कि 2000 वर्ड के क्वेश्चन लिखिए। यानी आयोग आपसे टोटल 3 घंटे में 3250 वर्ड के आंसर लिखवाना चाहता है। इसीलिए उसने आपको वर्ड लिमिट दी है कि आप कितने कम वर्ड लिमिट में अपनी बातों को उस तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यानी आपने जो उसने ये लिखा हुआ है तो वो उसने किसको लिखा है, उसने लिखा है कि मुझे क्वेश्चन की मेन बॉडी में इतने वर्ड चाहिए। तो आपके मन में ये आएगा तो फिर हम इंट्रो लिखें कि ना लिखें, कंक्लूजन लिखें कि ना लिखें। देखिए, इंट्रो और कंक्लूजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि एक है कॉन्सेप्ट इंट्रो और एक सब्जेक्ट कंक्लूजन। देखिए, इंट्रो और कंक्लूजन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो मेन बॉडी का जो पार्ट है उस मेन बॉडी के पार्ट को इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। यानी आप अपने जो मेन बॉडी में उत्तर लिखने जा रहे हैं, ये दोनों बातें जब तक उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, जब तक उसको ये समझाएंगे नहीं, तब तक आपका इंट्रो और कंक्लूजन का कोई मतलब नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको जब अपना उत्तर लिखना चाहिए तो आपको उत्तर लिखते समय मैं बोलता हूं कि आप 80 10 10, यानी मैं कहता हूं कि 10 80 और 10 का रूल अप्लाई कर लीजिए। ठीक, 10 80 10 का रूल का मतलब क्या होता है कि आप 10 वर्ड में अपना क्या लिखिए, 10 वर्ड में अपना आप इंट्रो लिखिए, 80 वर्ड में अपना मेन बॉडी लिखिए और 10 वर्ड में फिर से अपना कंक्लूजन लिखिए। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का जो खाका हमारे दिमाग में है, उस खाके को आपको बाहर निकालना होगा। तो चलिए फिर प्रश्न पर आते हैं, फिर आप करते देखिए, भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों पर प्रकाश डालिए। यानी आपको इन दो चीजों पे अपना आंसर लिखना है। अगर आंसर की शुरुआत अगर आपने क्या किया, भारतीय समाज से किया और भारतीय समाज में आपने खूब सारी चीजें लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलना है। आपके आंसर की शुरुआत होनी क्या चाहिए कि भारतीय समाज एक प्राचीन विविधतापूर्ण समाज है, विविधतापूर्ण समाज है। ये बेसिक सी बात है, सबको पता है। अगर आपने इतना लिखा तो ये आपका इंट्रो काम ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। जिसमें जिसमें एक और परंपरा एक और परंपराओं की निरंतरता। देखिए, जो चीज आपसे पूछा गया मैं उसी चीज को इंट्रो में ले आता हूँ, निरंतरता। ठीक, देखने को मिलती है वहीं दूसरी ओर समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए अनेक परिवर्तन हुए। अगर आप इसको चलिए काउंट करते हैं, देखिए 1 2, ठीक है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड। आप एवं को वर्ड नहीं गिनेंगे, 5। अब देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन लिखा मैंने, मतलब ये हाफ लाइन है, 4 5। तो मोटा मोटी अगर देखिए, अगर मैंने 5 लिखा तो 5 लाइन में मैंने टोटल 25 वर्ड्स मैंने इंट्रो के नाम पर लिखा। आपके लिए ये इंट्रो हो रहा होगा, मेरे इंट्रो नहीं, मैं उत्तर को जो है, क्योंकि प्रश्न के अंदर जो चीजें पूछी गई हैं मैं उसी चीज को मैंने क्या किया है, एलोबरेट किया है उत्तर को लिखने के लिए। अब जो है यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सीधा उत्तर लिखा जाए या फिर क्या किया जाए, इसके लिए हम डायग्राम बनाएं। देखिए, डायग्राम और उत्तर का मतलब क्या होता है कि हर प्रश्न में डायग्राम या उत्तर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे जो प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की गई है, तो यहाँ पर बात तुलनात्मक
अध्ययन की बात करें तो देखिए तुलनात्मक अध्ययन में आपको डायग्राम बनाना चाहिए। तो देखिए अगर मुझे बनाना होता इस पेपर में तो मैं लिखता भारतीय समाज, भारतीय समाज, और मैं अपना पूरा उत्तर इसी डायग्राम पे लिखता। ठीक है। समाज निरंतरता, एक पॉइंट क्या है, निरंतरता की बात की गई है। दूसरा पॉइंट किसकी बात की गई है, परिवर्तन की बात की गई है। तो देखिए निरंतरता में क्या था हमारे पास, तो हमारे पास आज भी परंपराएं हैं, क्योंकि भारतीय समाज आज भी परंपरागत समाज परंपराएं हैं। हमारे समाज में आज भी परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक, हमारे समाज में आज भी जाति एक इसकी विशेषता है। हमारे जात में आज भी धर्म एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय समाज की। अब परिवर्तन देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो परिवर्तन हमारे यहाँ हो रहा था कि हमारे समाज में शहरीकरण बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि भारतीय समाज में शहरीकरण बढ़ रहा है, और वर्तमान समय में लगभग 31% क्या है, भारत समाज क्या शहरीकरण हो चुका है। शिक्षा का विकास यानी आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा यानी कहाँ तक, तो शिक्षा जो है भारतीय समाज में महिलाओं और पुरुषों तक मिल रही है। आप उसमें परसेंटेज दोनों को लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, महिला सशक्तिकरण, यानी भारतीय समाज महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर क्या काफी मुखर हो रहा है, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसको जो है राज्य द्वारा पोषित भी किया गया है। फिर वैश्वीकरण हमारे समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप इसमें वैश्वीकरण को भी लिख सकते हैं। भारत समाज इस समय तकनीकी के परिवर्तन से गुजर रहा है। यानी निरंतरता में आपको ये पॉइंट लिखने हैं, परिवर्तन में आपको ये पॉइंट लिखने हैं। आपने क्या किया, एक डायग्राम बना के उसको दिखा दिया। अब क्या करिए कि अपने इसी आंसर को पुष्ट करने के लिए आप क्या करिए कि सबसे बढ़िया कि आप निरंतरता के तत्व, क्योंकि आयोग ने क्या पूछा, फिर तत्व पूछा, तो निरंतरता के तत्व एक सबहेडिंग लिखिए और तत्व में लिखिए संस्कृति एवं परंपराएं, संस्कृति एवं परंपराएं, परंपराएं। ठीक है, परंपराएं भारतीय समाज, भारतीय समाज, समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है, विशेषता है, जिसमें जिसमें त्योहार, त्योहार, रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं आज भी, आज भी विद्यमान है, विद्यमान है। ठीक है, देखिए इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है समय के अनुसार, ये आपको मैं समझाने के लिए इसको इतना डिटेल में बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते थे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या, तो आप आइए परिवार, फैमिली। ठीक है, संयुक्त, संयुक्त परिवार की परंपरा, संयुक्त परिवार की परंपरा, परंपरा यद्यपि, यद्यपि कमजोर हुई है, यद्यपि कमजोर हुई है, फिर भी, फिर भी, फिर भी इसका प्रभाव है, फिर भी इसका प्रभाव, फिर भी इसका प्रभाव अभी बना हुआ है, अभी बना हुआ है। देखिए यदि आप मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप से, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आप जुड़ना चाह सकते हैं, तो आप ये नंबर है, इस नंबर पे आप जुड़ भी सकते हैं और हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अगले 6 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस के पॉइंट के आधार पर आंसर राइटिंग कराई जाएगी। और क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप मुख्य परीक्षा में सफल नहीं होंगे। फिर मैंने क्या बोला था पॉइंट, फिर हमारा था जाति व्यवस्था। अब आप जाति व्यवस्था में 2 पॉइंट लिख दीजिए, मतलब 2 लाइन। क्या लिखिए, आधुनिकता के बावजूद, आधुनिकता के बावजूद, के बावजूद जाति आधारित पहचान, जाति आधारित पहचान, जाति आधारित पहचान, जाति आधारित पहचान और सामाजिक संरचना, और सामाजिक संरचना आज भी प्रभावशील है, आज भी प्रभावशील है। क्या है, प्रभावशील है। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, आध्यात्मिकता पे एक चीज एक आप डाल सकते हैं, धर्म या आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता या फिर धर्म वाला जो मैंने पॉइंट लिखा था आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, आप लिखिए इसमें कि भारतीय समाज,
भारतीय समाज में धर्म एवं आध्यात्मिकता, धर्म एवं आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता का महत्व निरंतर बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, अपने प्रश्न का जो पहला पॉइंट था कि आपने निरंतरता के जो बिंदु थे, आपने उन बिंदुओं पर बात अब कर ली है। अब आपको क्या लिखना था, अब आपको लिखना था परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के तत्व, परिवर्तन के तत्व के बारे में आप लिखिए। देखिए, जब तक आप अपने सिलेबस के सभी पॉइंटों पर आप अपने लिए मॉडल आंसर नहीं लिखेंगे, जब तक आप अपने शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे, जब तक आप PYQ नहीं लिखेंगे, तब तक आप समझ लीजिए कि भले प्री ही पास पास हो जाए, लेकिन आप मेंस एग्जाम को पार नहीं कर सकते। अब देखिए, परिवर्तन के जो तत्व था, तो मैंने आपसे क्या बोला, पहला तत्व क्या था हमारा, शहरीकरण, शहरीकरण, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण आप इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए, जितना आप अच्छा अच्छा पॉइंट जोड़ेंगे, उतना ही आपको बढ़िया नंबर मिलने वाला है, शहरी और औद्योगिकीकरण। अब देखिए, इसमें क्या लिखिए, जीवन शैली में बदलाव। देखिए, परिवर्तन पूरा देखिए, जीवन शैली में बदलाव हुआ, जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, संयुक्त परिवार से, संयुक्त परिवार से एकल परिवार, एकल परिवार की ओर झुकाव, एकल परिवार की ओर झुकाव, और झुकाव। एक पॉइंट आप ही लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, शिक्षा एवं जागरूकता, शिक्षा एवं जागरूकता। ठीक है, अब लिखिए, महिलाओं महिलाओं एवं एवं पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों के प्रसार, पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार, में शिक्षा का प्रसार, प्रसार से सामाजिक परिवर्तन आया, से सामाजिक परिवर्तन आया। अब परिवर्तन आया, आपको ये नहीं बताना कैसे आया, ठीक है, क्योंकि उतना लंबा उत्तर नहीं देना। अब आप यहाँ पे महिलाओं के जो शिक्षा की स्थिति है, यानी 2011 जनगणना के अंदर महिला कितने % शिक्षित हैं, पिछड़े वर्ग कितने % शिक्षित हैं, आप इसको यहाँ पर भी डेटा देके लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या आएगा, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ठीक, इसमें क्या है, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, की भूमिका, भूमिका घर से बाहर, घर से बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर, निकलकर सभी क्षेत्रों में बढ़ी, सभी क्षेत्रों में बढ़ी, सभी क्षेत्रों में बढ़ी। फिर आप वैश्वीकरण पे 2 पॉइंट लिख दीजिए, इसी में वैश्वीकरण से क्या प्रभाव हुए वो लिख दीजिए। फिर आप प्रौद्योगिकी का प्रभाव लिख दीजिए, फिर आप प्रौद्योगिकी लिख दीजिए, फिर आप प्रौद्योगिकी लिख दीजिए। आप इतना लिखिए, 2 लाइन इसमें लिखिए। लिखने के बाद अब आप अंतिम में अपने उत्तर को समाप्त करिए। तो आप लिखिए, भारतीय समाज, भारतीय समाज में, समाज में निरंतरता, निरंतरता और परिवर्तन, निरंतरता और परिवर्तन दोनों, दोनों समानांतर, दोनों समानांतर रूप से चलते हैं, रूप से चलते हैं। यही संतुलन, यही संतुलन, मेरे थोड़ा सा अंगूठे में दिक्कत है इसलिए राइटिंग में दिक्कत है। इसे गतिशील एवं सशक्त, गतिशील एवं सशक्त बनाता है। आप इतना लिखिए, और मैं कह रहा हूँ इतना अगर आपने इस पॉइंट में लिख के आया तो आपको 12 में से कम 6, 7, 7.5 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये तब आप लिख पाएंगे जब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने लिए कंटेंट प्रिपेयर करिए। तो GS पेपर 1 में 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट पे आपको जो है, अगर मैं बोलूँ तो लगभग GS 1 की जो है टोटल आपके 90 पेज की नोट्स होनी चाहिए। 90 पेज की नोट को फिर आप 30 पेज में कन्वर्ट करिए, फिर आप आंसर राइटिंग करिए। उसके बाद जान लीजिए, आप जो चाहते हैं कि मुझे मैं SDM बन जाऊं, डिप्टी SP बन जाऊं, DIOS बन जाऊं,
या फिर बीएससी बन जाऊं, तब जाके इन चीज़ों पर पहुंच सकते हैं। देखिए, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो आपको सच्चाई नहीं बताएंगे कि मैंने क्या क्या काम किया, वो खाली आपको डीलिंग पानी बताएंगे, हमने ये किया वो किया। लेकिन सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकारना होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उसको लाइक करिएगा और बताइएगा क्या ऐसे वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि ऐसे वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं तो बताइएगा, ऐसे वीडियो आपके सामने और आते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। बाकी जिसको हमारा मेंस का बैच ज्वाइन करना होगा वो 99 18 57 96 46 पर व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके जानकारी ले सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मेंस आंसर राइटिंग कराते हैं, लेकिन वो आपसे कहेंगे नहीं क्या हम आपको आंसर राइटिंग करके एक एक आंसर आपको लिख के दिखाएंगे और आपके आंसर में कहाँ कहाँ कमियां, उस कमियों को दूर करने का भी हम प्रयास करते हैं। हमारा ये फुल डेडिकेटेड बैच मेंस के लिए होता है, जिसकी जानकारी आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। टीम आपसे कांटेक्ट करके बात कर लेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।